हेलो दोस्तों। पीसीएस सारथी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं अभिनव राज आपके लिए 67th बीपीएससी मेंस को टारगेट करते हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की ये सीरीज लेकर आया हूँ। यहाँ पर हमारा यही प्रयास है कि आपको मैक्सिमम कंटेंट हम अवेलेबल करा सकें ताकि आपके पास ढेर सारे फॉर्डर पॉइंट्स हो कि अगर डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं भी पूछा जाता है और अगर क्वेश्चन का कुछ हिस्सा भी यहाँ से अगर आपको लिखने को मिल जाता है, यहाँ से आप डायरेक्टली उससे लाभान्वित हो सकते हैं, तो आप उन पॉइंट्स को डायरेक्टली यूज कर पाए, यही हमारी प्रयास है। और वैसे हम आपके लिए बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस लाएंगे, दे भी रहे हैं, जो कि बहुत ज्यादा चांसेस है कि इस बार के एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिए जाए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन और बिहार। हालांकि इस तरीके के क्वेश्चंस डायरेक्टली बीपीएससी में नहीं पूछे गए हैं, लेकिन जिस तरीके से बीपीएससी में बहुत तरीके के चेंजेस लाए जा रहे हैं, वहां पर हो सकता है कि इस टॉपिक को भी टच कर लिया जाए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं सोच रहा हूं कि इस टॉपिक को आपके साथ डिस्कस किया जाए। शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप मेंस आंसर राइटिंग का कार्य शुरू कर चुके हैं और आप चाहते हैं कि आपकी कॉपीज भी मेरे द्वारा इवेल्युएट हो, तो सीधे सीधे आपको टेलीग्राम ऐप पर जाना है, वहां सर्च करना है अभिनव अंडरस्कोर सर अंडरस्कोर बीपीएससी। यहाँ पर ज्वाइन करने के बाद आप भले ही इंग्लिश मीडियम में आंसर लिख रहे हो या हिंदी मीडियम में लिख रहे हो, आप अपने आंसर्स को यहाँ पर अपलोड कर दीजिए। मैं उन आंसर्स को देखूंगा, इवेलुएट करूंगा और उसके बाद मैं उसको रिप्लाई भी करता हूँ। या किसी भी तरीके की प्रिपरेशन से लेकर क्वेरी है आपके मन में, तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं वहां पे। चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, यानी असहयोग आंदोलन 1920 से 22 के बीच में। तो इस तरीके के सवाल पूछे गए हैं क्या, या हिस्ट्री से किस तरीके से महात्मा गांधी को कनेक्ट करते हुए क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक तो महात्मा गांधी के फिलॉसफी वाले एंगल से सवाल पूछे जाते हैं, उसमें बहुत सारे टॉपिक्स को हमने टच किया है। लेकिन अगर ऐसा भी सवाल पूछा गया है, कंट्रीब्यूशन ऑफ बिहार टू क्विट इंडिया मूवमेंट ऑफ 1942, यानी 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार की योगदान का वर्णन कीजिए। इसी तरीके से आपसे पूछा जा सकता है असहयोग आंदोलन और बिहार को कनेक्ट करते हुए, या इस तरीके से जो सवाल पूछा गया कंट्रीब्यूशन ऑफ बिहार इन द इंडिविजुअल सत्याग्रह ऑफ 1940-41, यानी 1940-41 के दौर के जो व्यक्तिगत सत्याग्रह थे उसमें बिहार के योगदान का वर्णन कीजिए। या कभी ऐसा सवाल पूछ दिया गया क्रिटिकली एग्जामिन द इवोल्यूशन ऑफ इंडियन नेशनलिज्म सिंस द लेट 19th सेंचुरी, यानी 19वीं सदी का जो उत्तरार्ध है से भारतीय राष्ट्रवाद के विकास की आलोचनात्मक समीक्षा करिए। नेशनलिज्म को लेकर जब हम बात कर रहे थे तो स्वदेशी आंदोलन वगैरह का भी हमने जिक्र किया था, और किस तरीके से नेशनलिज्म का, हीरोइक नेशनलिज्म का उदय होता है, इंडिविजुअल हीरोइज्म की बात हम कर रहे थे। और एक बार कहा गया कि ये एरा था नरम दल गरम दल, ये सब कुछ। इसी तरीके से अगर महात्मा गांधी के पूरे करियर के बारे में पूछ दिया जाए, पॉलिटिकल करियर के बारे में, तो आपको अगर कुछ लिखना हो तो एनसीएम से भी कनेक्ट करते हुए आप लिख सकते हैं। दैट्स वाई मैं यहाँ पर चीजों को प्लेस कर रहा हूँ। या कभी ऐसा पूछा गया है वर्किंग क्लास एंड नेशनल मूवमेंट्स, इसी तरीके से शॉर्ट नोट्स की कैटेगरी में भी आपके पास बॉर्डर पॉइंट्स होने चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है, ये काफी सिग्निफिकेंट फेज रहा है इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट का ब्रिटिश रूल में, और इसको लीड कर रहे थे महात्मा गांधी। और वजह था जालियांवाला बाग का जो नरसंहार था। इट एम्ड टू रेजिस्ट ब्रिटिश रूल इन इंडिया थ्रू नॉन वायलेंस के मीन्स माध्यमों से, यानी असहयोग आंदोलन ब्रिटिश शासन से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का एक महत्वपूर्ण चरण था। इसका नेतृत्व जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद महात्मा गांधी ने किया था। इसका उद्देश्य अहिंसक तरीकों से भारत में ब्रिटिश शासन का विरोध करना था। सीधी बात है, इस तरीके का आप इंट्रो दे सकते हैं। देखिए इस हिस्टोरिकल फेज को समझिए, दौर है 1919-20 का। इसके पहले महात्मा गांधी को बहुत अधिक ख्याति मिल चुकी है, इंडिया रिकॉग्नाइज कर चुका है, चंपारण, खेड़ा या फिर अहमदाबाद,
ये सब जो है हिस्टोरिक मूवमेंट्स हैं। महात्मा गांधी को अब पूरा भारत जो है जान रहा है और महात्मा गांधी के एक इशारे पर लोग कहीं भी चलने को तैयार है, बिना किसी भी तरीके के क्वेश्चन को उठाए हुए। और ये मास मूवमेंट का रूप लेता है, जन आंदोलन का रूप लेता है। तो दो मास मूवमेंट जो है वो ऑर्गेनाइज होते हैं 1919 से लेके 1922 के दौर में, ताकि अपोज किया जा सके ब्रिटिश रूल को इंडिया में। और इसमें हम देखते हैं खिलाफत मूवमेंट एक है और एक है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ध्यान दीजिएगा, खिलाफत मूवमेंट बिल्कुल अलग सा चीज है। अगर हम रिलीजन के आधार पर बोले तो ये पूर्ण रूप से मुस्लिम कॉज के लिए था, इस्लाम के कॉज के लिए था, खलीफा के सम्मान के लिए था। लेकिन कांग्रेस जो पार्टी है वो एक सेकुलर पार्टी है और वो किसी रिलीजन को फोकस करते हुए स्ट्रगल नहीं कर रही है। पूरा का पूरा मकसद है कि देश को आजाद कराया जाए, संपूर्ण भारत को एक ऐसे दिशा में लिया जा सके जिससे हमें पूर्ण स्वराज मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर पैरेलली खिलाफत मूवमेंट चल रहा है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रहा है। और अगर महात्मा गांधी जी चाहते हैं कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में ही असिमिलेट कर दिया जाए, शामिल कर लिया जाए खिलाफत मूवमेंट को, तो बहुत सारे लीडर जो है वो खफा हो जाएंगे जो कि प्योर सेकुलर आइडियोलॉजी के थे। लेकिन महात्मा गांधी जी बहुत फार साइटेड लीडर थे और उनका मानना था कि अगर हम दोनों ही मूवमेंट्स को एक में असिमिलेट कर देते हैं तो ये हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए एक बहुत ही बढ़िया माइलस्टोन होगा। इससे हम अंग्रेजों का पुरजोर विरोध कर सकते हैं और ये बहुत अच्छा मौका है, अपॉर्चुनिटी है, सुनहरा अवसर है, जिससे हम हिंदू और मुस्लिम को एक प्लेटफॉर्म पर ले आ सके। भले ही कॉज अलग अलग है लेकिन इन गोल जो है अलग है, एक है, ये बात समझनी पड़ेगी। तो देखिए यहाँ पर एक यूनिफाइड प्लान ऑफ एक्शन जो है ऑफ नॉन वायलेंस एंड नॉन कोऑपरेशन, इसका ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान में रखना है कि अहिंसा और असहयोग की कार्य योजना की एक एकीकृत योजना है ये। और यहाँ पर हम देखते हैं यूनिफिकेशन ऑफ कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग। देखिए जो कांग्रेस है ये टूट चुका था सूरत स्प्लिट में। उसके बाद जो 1916 लखनऊ सेशन में कांग्रेस में फिर से एक बार संधि होता है, गरम दल नरम दल मिल पाता है। उसी समय ये भी बात होती है कि मुस्लिम लोग लीग भी साथ साथ काम करेगा, एक तरीके से उसका भी मर्जर होता है, सभी एक प्लेटफॉर्म पर आते हैं। लेकिन एक्सिक्यूट करने का ये पहला और सबसे सुनहरा मौका था। बहुत सारे पॉलिटिकल डेमोन्स्ट्रेशन जो है होते हैं ज्वाइंट इफोर्ट विथ बोथ दीज पार्टीज, जो यानी कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक साथ आकर बहुत तरीके के ऐसे संयुक्त प्रयास से राजनीतिक प्रदर्शन करते हैं। ये सब कुछ दिख रहा है। अब आपके मन में एक सवाल आना लाजमी है कि क्या कारण थे, क्या फैक्टर्स थे इस आंदोलन के कारण क्या थे। तो देखिए सबसे पहला अगर कारण हम बोले, गवर्नमेंट का होस्टाइल हो जाना, यानी गवर्नमेंट जो है वो एक तरीके से शत्रु बन गई है, लोगों के प्रति उनका दुर्व्यवहार जो है वो बढ़ता जा रहा है। और एग्जाम्पल के लिए आप कोट कर सकते हैं यहाँ पे रॉलेट अधिनियम को, रॉलेट एक्ट की आप चर्चा कर सकते हैं। और यहाँ पर जो पंजाब के क्षेत्र में मार्शल लॉ लगा दिया गया, यानी किसी को बिना सवाल जवाब किए उठा लिया जाएगा, डिटेंशन में डाल दिया जाएगा। और इसके बाद जो हम देखते हैं अरेस्ट होते हैं सैफुद्दीन किचलू वगैरह, और जिसके फल स्वरूप लोग इकट्ठा हुए रहते हैं और जो जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, वाला बाग हत्याकांड जो होता है, मैसाकर होता है। ये सब जो है लोगों को सामने से दिख रहा है कि अंग्रेज जो है बिल्कुल भी ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड नहीं रखती है, बड़े ही इनह्यूमन टाइप से बिहेव कर रही है, सरकार जो है काफी हॉस्टाइल है। इसी समय हम देखते हैं कि हंटर कमीशन जो आता है, हंटर कमीशन ये किस लिए था, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। तो यहाँ पर जो भी अंग्रेजों के एट्रोसिटीज थे उन पर ये पर्दा डालने का काम करता है, यही जलियांवाला बाग के जांच के लिए ये आई हुई थी। और जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है वो भी हम देखते हैं कि इंडोर्स करती है जनरल डायर के एक्शन। ये सब कुछ दिख रहा है, साक्षात मतलब दर्शन हो रहा है उसका। इसके साथ ही साथ जो असंतुष्ट भारतीय थे, डिसकंटेंटेड इंडियंस जो थे, कारण क्या था,
जो यहाँ पे 1919 का मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स को कहा गया, जो कि इल कन्विंस्ड एक तरीके से हम कह ले स्कीम था दोहरा शासन द्वैध शासन डायरकी लाने का, और जो फेल कर गया कि यहाँ के लोगों के एस्पिरेशंस को सेटिस्फाई कर सके, और जो यहाँ पर लोगों का डिमांड था सेल्फ गवर्नेंस का, यानी जो स्वराज का डिमांड था उसको फुलफिल कर सके, परिपूर्ण कर सके, वो काम यहाँ पे नहीं हो रहा था। इसी तरीके से हम देखते हैं कि आर्थिक तंगी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, यहाँ आर्थिक कठिनाइयां बढ़ गई हैं, इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है। और यहाँ पर जो इकोनॉमिक सिचुएशन है पोस्ट वॉर, क्योंकि आप समझ रहे हैं 1914 से 1919 तक ये वर्ल्ड वॉर वन चल रहा है, बहुत ही खराब सिचुएशन है दुनिया भर में, और उसका इन रिजल्ट इंडिया भी झेल रहा है, दिख रहा है। यहाँ पर टैक्सेस का बर्डन बढ़ा दिया गया है, रेंट्स बढ़ा दिया गया था, और जो हमारे इंडस्ट्रीज थे उनका प्रोडक्शन घट गया था, लोग जो है बेरोजगार हो रहे थे, कमोडिटी के प्राइस में उछाल नजर आ रहा था। और हम देखते हैं कि करीब करीब समाज का हर एक तबका जो है वो शोषित महसूस कर रहा है, सफर कर रहा था इकोनॉमिक हार्डशिप की वजह से, और हर किसी के मन में एंटी ब्रिटिश एटीट्यूड जो है वो डेवलप हो चला है। यहाँ पर हम देखते हैं कि ब्रिटिश विरोधी रवैया जो है वो मजबूत हो जाता है इन सब चीजों के वजह से, और अब लोग जो हैं अब चाहते हैं कि इस हुकूमत को उखाड़ फेंका जाए। इस तरीके का ये पहला एक्सपेरिमेंट है पैन इंडिया लेवल पर, अगर कहें महात्मा गांधी के युग में। इसी तरीके से पैरेलली एक और इशू चल रहा है, वो है खिलाफत इशू। क्यों इसकी शुरुआत हुई है? तो देखिए, जो तुर्की का अलायंस था अगेंस्ट ब्रिटिश, इस बात को समझने की जरूरत है। अंग्रेजों के खिलाफ तुर्की का जो गठबंधन है, दुनिया भर के जो मुस्लिम थे वो इस, और इंक्लूडिंग इंडिया, ये मानते थे कि जो तुर्की का सुल्तान होता है वो उनका स्पिरिचुअल हेड है, यानी कि खलीफा, खलेफत, जो भी आप कह ले। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय में तुर्की जो है, जो कि अलाई था जर्मनी का और ऑस्ट्रिया का और ब्रिटेन के विरोधी में था, विरोध में था, विरोधी था उसका। और यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि ऑटोमन साम्राज्य यानी उस समय का जो तुर्की है उसको तोड़ मरोड़ दिया जाता है, वहां पर खलीफा को हटा दिया जाता है, और इंडियन मुस्लिम्स जो थे वो सपोर्ट कर रहे थे कहीं ना कहीं वर्ल्ड वॉर वन में गवर्नमेंट को, एक इस तरीके के अंडरस्टैंडिंग के साथ कि जो उनका पवित्र स्थान है, जो ऑटोमन एम्पायर है, वो खलीफा के हाथ में रहेगा। लेकिन ये नहीं होता है, ऑटोमन साम्राज्य को बांट दिया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है। ये पूरा का पूरा जो है ये ऑटोमन साम्राज्य था, इसको डिवाइड कर दिया जाता है, और ये जो तुर्की है इसकी हैसियत भी कम कर दी जाती है, और खलीफा को पावर से हटा दिया जाता है। ये सब कुछ अंग्रेजों के द्वारा किया जा रहा था। इस वजह से जो मुस्लिम्स थे दुनिया भर के, और इंक्लूडिंग मुस्लिम्स ऑफ इंडिया, ये गुस्से में आ जाते हैं, और उन्हें लगता है कि एक तरीके से ये उनके एक तरीके से उनके खलीफा का इंसल्ट हुआ भी। और इसी को लेकर जो अली ब्रदर्स थे, यानी दो भाई अली बंधु, शौकत अली और मोहम्मद अली, ये खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट कर देते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ में, खिलाफ विरोध कर रहे हैं। और ये आप समझ सकते हैं कि भारतीय जो मुसलमान हैं वो संतुष्ट हैं, असंतुष्ट हैं, नॉट संतुष्ट, ठीक है। और एक खिलाफत कमेटी बनती है, किस लिए बनती है? तो अर्ली 1919 की बात है। इस समय हम देखते हैं कि ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी जो है इसकी स्थापना की जाती है। अली ब्रदर्स जो हैं, साथ ही साथ इसमें मौलाना अब्दुल कलाम आजाद रहते हैं, और इसमें अजमल खान साहब रहते हैं, और हसरत मोहानी साहब रहते हैं। और ये कमेटी बनाई गई थी टू फोर्स द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू चेंज इट्स एटीट्यूड टू टर्की, यानी तुर्की के प्रति अपना दृष्टिकोण जो है, जो रवैया है, उसको अंग्रेजी हुकूमत बदल ले, इसके लिए खिलाफत कमेटी बनाई गई थी। लेकिन इसका भी कोई खास फायदा नहीं हुआ। आगे चल के हम देखते हैं कि न्यू दिल्ली में एक ऑल इंडिया खिलाफत कांग्रेस या कह लें कि कॉन्फ्रेंस जो है वो होता है नवंबर 1919 में, और यहाँ पर बगावत का एक स्वर उठता है। हम देखते हैं कि बहिष्कार करना है, बॉयकॉट करना है ब्रिटिश गुड्स का। ये आप समझिए कि 14-15 साल जो पहले हो रहा था स्वदेशी आंदोलन के समय, कहीं ना कहीं उसकी पुनर्वृत्ति हो रही है। और कांग्रेस का क्या इनिशियल स्टैंड था? शुरुआती दौर में कांग्रेस क्या कह रही है कि कहीं ना कहीं महात्मा गांधी जो है वो
लॉन्च करना चाह रहे थे सत्याग्रह, नॉन कोऑपरेशन अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑन खिलाफत इशू। और कांग्रेस जो है वो यूनाइटेड नहीं थी इस तरीके के पॉलिटिकल एक्शन के, क्योंकि कांग्रेस ओवरऑल एक सेकुलर एटीट्यूड लेकर चली थी, जबकि ये एक रिलीजियस इशू था। लेकिन बाद में वही हिंदू मुस्लिम यूनिटी को देखते हुए हम देखते हैं कि यहाँ पर दोनों जो मूवमेंट्स हैं एक में मर्ज हो जाते हैं, और यहाँ से एक नया नाम मिलता है, नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट। इसी नाम से पूरे के पूरे स्ट्रगल को जाना जाता है। तो जो हम शुरू में दो मास मूवमेंट की बात कर रहे थे, अब एसिमिलेट होके एक हो गया है नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट। अब इसमें एक रोल जो है सबसे बड़ा महात्मा गांधी का है, ये समझने की जरूरत है। ये इसकी शुरुआत महात्मा गांधी के द्वारा की जाती है, और हम देखते हैं कि जब महात्मा गांधी 1915 में भारत आए थे, तभी से वो ऑर्गेनाइज कर रहे थे पीजेंट्स को, लिबरल्स को प्रोटेस्ट के लिए। और जैसा कि हमने चंपारण में देखा था, खेड़ा में देखा था, अहमदाबाद में देखा था, और यहाँ पर अंग्रेजों के ट्रू कलर्स जो है वो समझ आ गए थे, और यहाँ पर फिर से नॉन कोऑपरेशन की शुरुआत होती है। और यहाँ पर फिर से एक बार बात की जाती है स्वराज की, कि हम स्वराज स्थापित करेंगे। कांग्रेस जो है एक्टिवली सपोर्ट करती है महात्मा गांधी को। अब ऐसा वक्त हो गया था कि कांग्रेस मतलब महात्मा गांधी एंड वाइस वर्सा। तो यहाँ पे नॉन कोऑपरेशन कैंपेन जो है वो स्टार्ट किया गया, और उसका इनॉग्रेशन जो है महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया। कब? तो 1 अगस्त 1919 को। ये समझ रहे हैं आप। और यहाँ पर इस मूवमेंट के दौरान हम देखते हैं कि अति उत्साहित जो भीड़ है वो वायलेंस पर उतर आती है, वो आगे का बात है। लेकिन यहाँ पर प्रोटेस्ट जो होता है, जो बगावत होता है, विरोध जो होता है, उसके कई तरीके के रूप हैं। जैसे बहिष्कार होता है गवर्नमेंट एफिलिएटेड स्कूल्स और कॉलेजेस का, सरकारी मान्यता प्राप्त स्कूलों और कॉलेजों का बहिष्कार होता है, कानून अदालतों का बहिष्कार होता है, यानी लॉ कोर्ट्स का यहाँ पर बॉयकॉट होता है। इसी तरीके से लोग पिकेट करते हैं शॉप उन दुकानों का जो फॉरेन क्लॉथ्स बेच रहा हो, यानी ऐसे दुकान जो कि विदेशी वस्त्र बेच रहे थे, उनके सामने लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकारी सेवा से लोग इस्तीफा दे रहे हैं, रिजाइन कर रहे हैं। लोग टैक्स नहीं दे रहे हैं, नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स, करों का भुगतान नहीं किया जा रहा है। नेशनल स्कूल एंड कॉलेजेस वेयर टू बी सेटअप, कि अब जैसे कि स्वदेशी आंदोलन में हुआ जब शांति निकेतन की स्थापना होती है, इसी तरीके से अब नए नए स्कूल कॉलेज खुलने लगे भारतीयों के द्वारा। वापिस से चरखा जो है उसकी शुरुआत की गई, हैंड स्पिनिंग एंड वीविंग, हाथ से कताई और बुनाई शुरू की जाती है। हिंदू मुस्लिम यूनिटी जो है वो और बढ़ने लगती है, ये हमें नजर आ रहा है। और जो प्रोग्राम है नॉन कोऑपरेशन का, यहाँ पर ये भी बात शुरू कर दी गई कि अंग्रेजों के द्वारा जो भी टाइटल ऑनर वगैरह दिए गए थे, हम उन्हें लौटाते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि रविंद्रनाथ ठाकुर ने जलियांवाला हत्याकांड के बाद नाइटहुड की उपाधि को ठुकरा देते हैं। इसी तरीके से और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं इस बात का। तो टाइटल्स, गुड्स, हर चीज को लोग सरेंडर कर देते हैं, बहिष्कार करते हैं। और एकाएक 1920 से 22 के बीच में दिखता है कि जो इंपोर्ट हो रहा था फॉरेन क्लॉथ्स का डिक्लाइन होता है, शार्प डिक्लाइन देखने को मिलता है। यानी कि इकोनॉमिकल फ्रंट पर हम अंग्रेजों को कहीं ना कहीं उनकी जगह दिखा चुके थे। स्वदेशी प्रमोट हो रहा है, चरखा घर घर में चलने लगा है। लोगों का जो रिस्पॉन्स है वो समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। स्टूडेंट जो है, हजारों की संख्या में जो स्टूडेंट्स हैं स्कूलों को, कॉलेजों को त्याग देते हैं, और मूवमेंट को लार्ज नंबर में ज्वाइन करते हैं। ये जो मिडिल क्लास पीपुल है ना, ये इनिशियली मूवमेंट को लीड करते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पर होता क्या है कि कोई भी मूवमेंट जो है वो बहुत अगर लंबे समय तक खींचेगा, तो लोग अगर लिमिटेड उनके पास पैसा है, रिसोर्स है, तो लंबे समय तक भूखे नहीं रह सकते, उन्हें फिर रोजगार की तलाश होने लगती है। और महात्मा गांधी जी भी इस बात को जानते थे, लेकिन यहाँ पर ये जो पूरा का पूरा स्ट्रगल है वो लंबा खींच रहा था। और इनिशियली जो एक्साइटेड, अति उत्साहित मिडिल क्लास थी, अब वो कहीं ना कहीं स्लो डाउन होने लगी थी। बिजनेसमैन जो है, यहाँ पर हम देखते हैं कि इकोनॉमिक बॉयकॉट जो होता है, इसके वजह से इंडियन बिजनेसमैन का काफी सपोर्ट मिलता है, और इससे नेशनल मूवमेंट को एक नया डायरेक्शन मिलता है।
अगर किसानों की बात करें तो उनका मैसिव पार्टिसिपेशन रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलता है बिकॉज ऑफ महात्मा गांधी, जो महात्मा गांधी ने इनके साथ करिश्मा किया। महिलाओं की अगर बात करें तो महिलाओं का यहाँ पर एक तरीके से कह लें कि सामाजिक उत्थान भी होता है और यहाँ पर सशक्तिकरण भी होता है। जो पर्दा सिस्टम था वो त्याग देती हैं, घरों से निकलती हैं और यहाँ पर अपना जो जेवर वगैरह है सब बेच के उस पैसे को कलेक्ट करती हैं फंडिंग के लिए, ताकि इस मूवमेंट को लंबे समय तक चलाया जा सके। ठीक है, एक तरीके का फंडिंग तैयार किया जाता है, उस फंडिंग का नाम है तिलक फंड। आप समझ सकते हैं ये नाम कहां से आ रहा है, बाल गंगाधर तिलक जी के नाम पर। ठीक है, तो ये जो फंड है एक तरीके से तैयार किया गया था ताकि होमेज दिया जा सके बाल गंगाधर तिलक को उनके फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी पर। और इसका मकसद था कि 1 करोड़ रुपया उस जमाने में, समझिए 1 करोड़ रुपया जो है वो कलेक्ट किया जा सके, जिससे मदद मिल सके इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल को और ब्रिटिश के खिलाफ हम रेजिस्टेंस अपना जारी रख सके। अब सवाल आता है कि गवर्नमेंट का क्या रिस्पॉन्स था। यहाँ पर तो हमने स्टूडेंट्स को, मिडिल क्लास पीपल को, महिलाओं को, बिजनेसमैन को, पीजेंट्स को देख लिया। अब गवर्नमेंट का क्या यहाँ पर रवैया था, प्रतिक्रिया था, ये देखना है। तो यहाँ पर कांग्रेस और खिलाफत के जो वॉलेंटियर ऑर्गेनाइजेशंस थे उनको अनलॉफुल और इलीगल डिक्लेयर कर दिया जाता है, यानी कि अवैध और गैर कानूनी घोषित कर दिया जाता है। जो भी पब्लिक मीटिंग्स वगैरह थी उन पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है और बहुत सारे लीडर्स जो हैं उनको जेल में डाल दिया जाता है। ठीक है, ये सब कुछ जो है चल रहा था। जो भी इमिनेंट फिगर्स थे, इसमें बहुत सारे इमिनेंट फिगर्स इन्वॉल्व थे, जैसे कि सी राजगोपालाचारी साहब, सरदार वल्लभ भाई पटेल, गोपाल बंधु दास, अजमल खान, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, और जैसे एक नाम यहाँ पर छूट रहा है, चित्तरंजन दास, चित्तरंजन दास जी। ये सब लोग जो है हर तरीके से सपोर्ट कर रहे थे। इसमें बहुत सारे लोग बैरिस्टर थे, वो इंडियंस के कॉज के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे। अगर जरूरत पड़े तो उनके लिए वो लड़ाई भी लड़ने को तैयार थे, कानूनी दांवपेच को लड़ने को तैयार थे। ठीक है, ये सब कुछ हो रहा था, तभी अचानक से हम देखते हैं कि महात्मा गांधी जी कहते हैं कि बहुत बड़ी भूल हो गई, हिमालयन ब्लंडर हो गया। वो लोगों पर आंख मूंद के विश्वास किए और लोग उनके मंत्र को, उनके हथियार को नहीं समझ सके और ये जो जनता है ये वायलेंस पर उतर आई। होता क्या है, उत्तर प्रदेश में चौरी चौरा नामक जगह है गोरखपुर में, फरवरी 1922 में अति उत्साहित जो मॉब होती है, क्राउड जो होती है वो मॉब का रूप ले लेती है और वहां पर एक पुलिस चौकी को आग लगा देती है चौरी चौरा में, जिसमें कि 22 पुलिस वाले जो है जिंदा जल जाते हैं, ब्रूटली किल्ड होते हैं। ये तो समझ आ रहा है और इस न्यूज से बहुत ज्यादा आहत होते हैं महात्मा गांधी और वायलेंस जो है इसको देख के देश भर में स्प्रेड होने लगता है और महात्मा गांधी इमीडिएट अनाउंस करते हैं कि अब इस मूवमेंट को रोक दिया जाए, जनता मैच्योर नहीं है इस तरीके के मूवमेंट्स के लिए। बहुत सारे नेशनलिस्ट लीडर्स हैं, जैसे कि सी आर दास हुए या मोतीलाल नेहरू जी हैं, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने महात्मा गांधी के साथ अपनी असहमति जताई कि ठीक है वायलेंस हो गया, लेकिन इसका ये नहीं मतलब कि जो मूवमेंट है बहुत अच्छा पीक पकड़ा है, उस बीच में इसे रोक दिया जाए। लेकिन महात्मा गांधी जी हैं इसको रोक देते हैं और मार्च 1922 में, यानी चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी जी को अरेस्ट कर लिया जाता है और उन्हें 6 साल की सजा हो जाती है। इस तरीके से हम देखते हैं कि किससे जो मूवमेंट है वो शुरू होता है और एकाएक उसका डाउनफॉल हो जाता है। अब अगर फेलियर के कारण को जानना चाहें तो बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि सरकार द्वारा कोई बातचीत ही नहीं की गई, कोई नेगोशिएशन ही किया नहीं गया। गवर्नमेंट जो है नेगोशिएशन के मूड में ही नहीं थी और उनको एक बढ़िया मौका मिल गया हैवी हैंडेड एटीट्यूड अपनाने का जब चौरी चौरा का ये कांड होता है। खिलाफत इशू जो है उसका अब मकसद जो है नहीं रहा। हम देखते हैं कि जो सेंट्रल थीम था एजिटेशन का, खिलाफत क्वेश्चन, हम क्या देखते हैं कि 1922 में जो तुर्की के लोग हैं वहां मुस्तफा कमाल पाशा के दौर में आ जाते हैं और वहां वो लीडर चुनते हैं और वहां पर वो पॉलिटिकल पावर में आ जाते हैं और टर्की को एक सेकुलर स्टेट बना दिया जाता है। ये तो एक गजब का ही विरोधाभास हो जाता है और टर्की में यूरोपियन सिस्टम ला दिया जाता है। मुस्तफा कमाल पाशा बड़े ही गजब के फिगर थे और वो
पूर्ण रूप से सेकुलरिज्म लाने की कोशिश करते हैं वहां पे, ठीक है। और 1924 आते आते खिलाफत जो है उसको एबॉलिश कर दिया जाता है। इसी तरीके से एक्टिव रेस्पॉन्स की कमी देखने को मिलती है, सक्रिय प्रतिक्रिया की कमी कहीं ना कहीं देखने को मिली। जैसे कि हम देखते हैं कि कुछ प्लेस है, जैसे कि कैलकाटा हुआ, बॉम्बे हुआ, मद्रास हुआ, ये इलीट पॉलिटिशियंस का सेंटर था और गांधी का जो कॉल है वो यहाँ पे लिमिटेड था। आम जनता जहां पर थी वहीं पर एक्टिवली पार्टिसिपेशन देखने को मिला। और ये भी देखते हैं कि हिंसा से परहेज नहीं रहा और गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं मौका दे दिया लोगों ने। जैसे चौरी चौरा कहीं एग्जांपल ले ले, और भी बहुत सारे छिटपुट घटनाएं हुई थी। अब यहाँ पर बात आती है कि असहयोग आंदोलन का क्या असर रहा, मिला जुला असर, प्रभाव क्या रहा, कितना सक्सेसफुल रहा, ये समझना, इसका आकलन करना बेहद जरूरी है। तो मैक्सिमम एक्सटेंट ऑफ द मूवमेंट जो है उसको समझने का जरूरत है। हम देखते हैं कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट होता है, जो नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स हैं वो लोगों के एकदम अंदर से बाहर आ रहे होते हैं और ये पूरे देश में देखने को मिलता है। और समाज में वननेस की फीलिंग जो है एक बार तो जरूर एकत्रित हो गई थी। यहाँ पर स्वराज और स्वदेशी इंस्टीट्यूशंस की स्थापना हो गई थी, जैसे कि गुजरात विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ, बंगाल नेशनल यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी या फिर नेशनल मुस्लिम यूनिवर्सिटी एनएमयू वगैरह की स्थापना हो गई थी। जो स्ट्रॉन्गेस्ट आइडिया था स्वराज का वो कहीं ना कहीं फाइनल शेप ले रहा था। खादी के लिए लोगों का प्यार और सम्मान बढ़ गया था और यहाँ पर इंडियंस के बीच में एकता का संचार हो चुका था, ये भी देखने को मिलता है। अगर इकोनॉमिकल फ्रंट की बात करें तो जो फॉरेन गुड्स का बहिष्कार किया गया था, तो उससे फॉरेन गुड्स का इंपोर्ट जो है एक गिरा था, ड्रास्टिकली गिरा था। और बहुत जगहों पर तो मर्चेंट्स और ट्रेडर्स जो हैं वो रिफ्यूज कर दिए थे कि हम ट्रेड ही नहीं करेंगे फॉरेन गुड्स में। तो ये सब कुछ देखने को मिला। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट था जो कि बहुत जरूरी था और इससे पता चलता है कि मोर और लेस ये एक सक्सेसफुल मूवमेंट था। अब इससे आगे की हम बात करेंगे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड बिहार, यानी असहयोग आंदोलन और बिहार, ये जानना जरूरी है। अगर हम समझना चाहें तो जो ये असहयोग आंदोलन है इसका प्रस्ताव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है ये कलकत्ता अधिवेशन में सितंबर 1920 में पारित करती है। ये सब कुछ चल रहा था, लेकिन इससे पहले बहुत कुछ हो रहा है, ये भी आप समझ रहे हैं। जब महात्मा गांधी हड़ताल की बात करते हैं तो बिहार उसमें सबसे आगे रहता है। असहयोग आंदोलन के क्रम में बिहार के जो प्रोमिनेंट फिगर्स थे इनके नाम आप देख लीजिए। मजरूल हक साहब हैं, इसके साथ ही साथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और कौन थे, ब्रज किशोर प्रसाद, मोहम्मद शाफी। इनके अलावे हम देखते हैं कि बहुत सारे और भी नेता थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। ये यहाँ पर हम देखते हैं कि असहयोग आंदोलन का समर्थन करते हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपनी लाभप्रद जो वकालत है उसको छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं। ये एक बहुत बड़ी चीज थी। उसी समय जो अन्य नेता थे जैसे सीआर दास हुए या फिर मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, वो सब लोग भी वकालत छोड़ते हैं। लेकिन बिहार के सबसे प्रोमिनेंट मतलब बैरिस्टर्स में से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये सब हम देखते हैं। यहाँ पर बिहार के कुछ और इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं जिसमें कि आप नाम देखते हैं जैसे कि महेंद्र प्रसाद का या फिर अनुग्रह नारायण सिंह, ब्रजनंदन प्रसाद, इन लोगों के नाम भी इंपॉर्टेंट है और ये लोग भी अदालत का बहिष्कार करते हैं। जो छात्र हैं वो वैकल्पिक शिक्षा प्रदान करने के लिए पटना गया रोड पर एक राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना करते हैं या करा लेते हैं। इस राष्ट्रीय महाविद्यालय का जो परांगण था, जो कैंपस था, इसमें बिहार विद्यापीठ, अभी हम बात कर रहे थे ना यहाँ पे कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स खुले, विद्यापीठ वगैरह खुले, स्वदेशी इंस्टीट्यूट्स, तो इसी के परांगण में बिहार विद्यापीठ खुलता है और उसका उद्घाटन जो है वो 6 फरवरी 1921 को हुआ था और इसकी उद्घाटन जो है महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई थी। मजरूल हक साहब जो है इसके कुलधिपति थे और यहाँ पे ब्रज किशोर प्रसाद जो है वो कुलपति थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यहाँ के प्रिंसिपल बनते हैं, प्राचार्य बनते हैं। 30 सितंबर 1921 बहुत इंपॉर्टेंट डे है बिहार के लिए, जब हम क्या देखते हैं कि मजहरूल साहब जो है ये सदाकत आश्रम से द मदरलैंड नामक एक न्यूज़पेपर निकालते हैं। ये इसका मेंशन आप हमेशा कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर इस बात को आप लिख सकते हैं कि मजहरूल हक ने पटना में दीघा के पास सदाकत आश्रम की स्थापना की,
जो राष्ट्रीय आंदोलन का मुख्य केंद्र बना, उन्होंने 30 सितंबर 1921 से मातृभूमि नामक, अब ये मातृभूमि नहीं है, द मदरलैंड है, ठीक है, द मदरलैंड नामक समाचार पत्र की शुरुआत भी की। महात्मा गांधी जी बिहार इस दौरान आते हैं, ये हमें पता चलता है, और बहुत जगहों पर बगावत देखने को मिलता है। इसका प्रभाव जो है हम देखते हैं मुजफ्फरपुर में या शाहाबाद, जो कि अब 4 जिले हो गए हैं, भोजपुर, रोहतास, कैमूर और बक्सर। इसी तरीके से आरा, गया, रांची, गिरिडीह, मुंगेर, हर जगह इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है, किशनगंज, पूर्णिया, हर जगह पर। यहाँ पर मुसलमानों के बीच में एक नई तरीके की चेतना जगती है, और ब्रिटिश सरकार से असहयोग के क्रम में ही फुलवारी शरीफ के जो मौलाना सज्जाद थे, उनके द्वारा इमारत शरिया इमारत शरिया संस्था का गठन होता है, जो अभी भी सक्रिय संस्थान है, इस बात को आप बता सकते हैं। और इसी क्रम में हम देखते हैं कि बिहार और जो उस समय का उड़ीसा था, वो बिहार से अलग नहीं हुआ है, 1936 में अलग होगा। तो यहाँ पर जो भी मुस्लिम थे, उनके द्वारा धार्मिक और सामाजिक मामलों में उनकी सहायता की जा रही थी, ये सब कुछ हो रहा था। तो बिहार का एक एक्टिव पार्टिसिपेशन यहाँ देखने को मिलता है। ये सब कुछ आप बात बता सकते हैं। और यहाँ पर जब प्रिंस ऑफ वेल्स जो है पटना आए थे, तो यहाँ पर उनका पूर्ण रूप से बहिष्कार भी किया गया था। इसी तरीके से मार्च 2022 में गांधी जी की जब गिरफ्तारी हुई, तो राज्यव्यापी विरोध सभाओं द्वारा चिन्हित किया गया था। ये सब बिहार में हो रहा था। यहाँ पर 1922 में सविनय अवज्ञा जांच समिति जो बनी थी, वो बिहार को विजिट करती है। यहाँ पे बिहार विद्यापीठ का जो है पूरा जिक्र आप कर सकते हैं, और ये बता सकते हैं कि बिहार जो है हर नेशनल मूवमेंट में एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलर रहा है। यहाँ के जो लीडर्स हैं, जो प्रोमिनेंट फेसेज हैं, उनका एक बहुत बड़ा रोल रहा है नेशनल स्ट्रगल्स में, फ्रीडम स्ट्रगल्स में। और आजादी के पहले का भारत हो या आजादी के बाद का भारत हो, हर समय पॉलिटिकली एक्टिव रहा है बिहार। इस तरीके की बातों को आप बहुत अच्छे से लिख के एक बहुत ही वैल्यूएबल आंसर तैयार कर सकते हैं, जो कि आपका बहुत ही मदद करने वाला है आगामी परीक्षा में। और अगर इस पर पूरा आपका पकड़ रहेगा, तो ये आपके इंटरव्यू में भी काफी हेल्पफुल रहेगा। फिर हम आगे मिलेंगे, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस पर एक बढ़िया सा आंसर तैयार करिए। यहाँ पर कुछ और पॉइंट्स मिसिंग है, जो कि मैं और चर्चा कर लूं। देखिए, जो 37वां सेशन होता है कांग्रेस का, वो बिहार के गया में ही होता है उस दौरान, यानी एनसीएम खिलाफत आंदोलन के दौरान, और उसके प्रेसिडेंट रहते हैं सीआर दास साहब। और यहाँ पर लेजिस्लेचर्स के बहिष्कार की वो बात करते हैं, यानी कि विधायिका जो है उसके बहिष्कार की बात करते हैं। और इसी सेशन में राजेंद्र प्रसाद जो है वो सचिव इलेक्ट किए जाते हैं कांग्रेस के, और जो ऑफिस है एआईसीसी यानी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की, वो पटना शिफ्ट कर दी जाती है। तो ये सब पॉइंट डालेंगे ना आंसर में। ताना भगत आंदोलन आप समझ रहे हैं कि एक पैरेलली चल रहा था, इसको हम अलग से देख सकते हैं। और जो ताना भगत लोग थे, वो झारखंड से आते हैं, आज के झारखंड से, उस समय तो पूरा बिहार का क्षेत्र था। और वो गया कांग्रेस का जो सेशन है उसको, मतलब वहां पर वो शामिल होते हैं उसमें। राजेंद्र प्रसाद यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश रत्न जो है, वो खुद पार्टिसिपेट करते हैं फ्लैग सत्याग्रह में, जो नागपुर में हुआ 1923 में। और यहाँ पर बिहार से एक वॉलेंटियर्स की टुकड़ी भी गई थी। तो एक बढ़िया सा आंसर तैयार करिए। आंसर भले ही आप इंग्लिश में लिखिए, हिंदी में लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। टाइम बाउंड मैनर में 21 से 22 मिनट में आंसर को लिख के तैयार करिए, और मुझे टेलीग्राम पर अभिनव_सर_बीपीएससी पर भेज दीजिए। मैं आपके आंसर को जांचूंगा। इसके बाद चुनिंदे आंसर्स को हम यहाँ पर लाइव डिस्कशन भी करेंगे पीसीएस सारथी चैनल पर भी। ओके, तो जुड़े रहिए, और यहाँ पर हम आपके लिए बहुत अधिक कंटेंट लाने वाले हैं। 67th मेंस, 67th इंटरव्यू, 68th संपूर्ण बीपीएससी को टारगेट करते हुए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स।